हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। तो यार देखो, एक बात तो साफ है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, यानी आप लोगों के अंदर जुनून है, जोश है कि आप लोग नॉट सेट 22 को क्रैक करना चाहते हो, है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। पर हम ये भी जानते हैं कि रास्ता बहुत संघर्ष भरा है। पर अगर ये संघर्ष अभी हम लोग कर लेंगे, अभी हम अपनी रातों की नींद जो है वो उड़ा देंगे, तो जब सफलता हमारे कदम चूमेगी ना, ये पूरी दुनिया हमारे सामने झुकेगी। इतना आलीशान मजा है इस संघर्ष के सफलता का। तो क्योंकि ये संघर्ष बड़ा है, पर कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि इसमें सफलता मिलनी भी उतनी ही मुमकिन है। वो कैसे मुमकिन है, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने इस संघर्ष भरी राह है, इसको हम आसान कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा आसान बनाने की मैं आपकी कोशिश करूंगा, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करना मतलब आधी रेस जो है वो हमने अभी ही जीत ली है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं, हम किसी और फील्ड की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवेज की तैयारी कर रहा है, टीटी की या डी ग्रुप एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, तो वहां पे क्वालिफिकेशन क्या रहता है? 10th पास, 12th पास या कोई भी ग्रेजुएशन। पर नर्सिंग या एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर की जो जॉब है ना, वो जॉब तो केवल जो बंदा नर्सिंग कर रखा है उसी को मिलेगी। तो अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं या अगर हमारी नर्सिंग हो चुकी है, तो आधी रेस जो है हमें उन लोगों से क्या करती है? अलग करती है। कहाँ बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर मतलब लाखों के अंदर लोग बैठते हैं, यहां तक कि अभी पिछले एनटीपीसी जो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम था, उसमें तो करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था। पर हमारा यहाँ पे कंपटीशन केवल लाख 1.5 लाख लोगों से रहता है, क्योंकि नर्सिंग किए हुए जो लोग हैं वो ही इतने हैं। प्लस जो फ्रेशर्स जीएनएम करके निकलते हैं, वो भी 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वालों को तो इसका बहुत अच्छा खासा एडवांटेज है। तो आज अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अगर मैं आज से भी नॉट सेट 22 को देखते हुए तैयारी शुरू करता हूं, तो इन बचे हुए महीनों के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से अपन तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने जब से तैयारी शुरू की है, मैंने इसी तरीके से तैयारी की है। और नो डाउट मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने ये जो टेक्निक मैं आज बताने जा रहा हूं इसको फॉलो किया, तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर याद रखिएगा, ये जो गारंटी है इसकी एक कंडीशन है, यानी गारंटी के ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई गारंटी होती है ना, तो उसके पीछे कोई टर्म और कंडीशंस आती हैं। तो वो जो टर्म और कंडीशन है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, वो सिर्फ एक है, और वो है कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो टेक्निक, जो ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग रोज उस चीज को, उस बात को फॉलो करेंगे, उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंसी ही आप लोगों को सफलता के राह तक ले जा सकती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि ट्रिक्स टेक्निक्स कितनी भी बताई जाए, अगर अपन उन बातों पे अमल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सफल होना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा? नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ ये वादा करते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रोजाना इस बात को जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इस साल नॉट से 22 में एक एम्स जैसे हॉस्पिटल में, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब है, सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन है, उसमें नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो कहां हम लोग नर्सिंग की 1 साल की फीस, बीएससी नर्सिंग अगर मैं बात करूं, तो 1 साल की फीस 70,000 के आसपास देते हैं। वो ही 70,000 आप लोग केवल 1 महीने के अंदर कमाओगे। तो आपकी नर्सिंग की जो फीस होगी ना, वो केवल आप 3 से 4 महीने के अंदर फुलफिल कर लोगे। पर उसके लिए अपने को थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। पर आज के इस वीडियो में इस संघर्ष को, मेरा वादा है, बहुत हद तक मैं कम करूंगा। यानी ये जो बात अपन आज करेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे? मिनिमम से मिनिमम बुक्स को रेफर करते हुए हम सफलता की तरफ चलेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए देखते हैं। तो इस ट्रिक पे, इस टेक्निक पे जाने से पहले हम क्या करेंगे? सुबह उठने के साथ एक टाइम स्केड्यूल तैयार करेंगे।
ठीक है, हमें सुबह उठने के साथ एक माइंड सेटअप कर लेना है कि आज रात को सोने से पहले मुझे ये टॉपिक किसी भी हालत के अंदर कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। कितना भी इंपॉर्टेंट काम कोई क्यों नहीं आ जाए, पर आज रात को सोने से पहले ये टॉपिक जो है मैं कंप्लीट करके सोऊंगा। तो अगर माइंड सेटअप कर लेंगे ना, क्योंकि अपने आप को क्या लाना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में लाना बहुत ही जरूरी है। अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को, मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस को हमें अवॉइड करना है। कैसे करेंगे ये टेक्निक भी आपको मैं बताऊंगा, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, हम आज सुबह नींद से उठे हैं, हमने पूरी तरीके से माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि आज अगर मैं फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे अच्छे खासे डिसऑर्डर्स आज रात तक कंप्लीट कर लेने हैं। ये कैसे कंप्लीट होंगे, क्या एक दिन के अंदर हम 6-7 5-6 नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अगर डायरेक्टली बुक्स खोलेंगे ना, तब तो ये मामला थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। अपन इसके लिए क्या करेंगे, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रिक है, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। कैसे करना है देखो, शुरू करते हैं। यहां पे अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग में उठ लिया, माइंड मेकअप कर लिया, टॉपिक हमने बना लिया, भाई मैं आज नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करूंगा। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को मैक्सिमम 3-4-5 डिसऑर्डर्स को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अब करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, कोई किताब नहीं खोलनी है, कुछ नहीं। हमको चाहिए या तो हमारा मोबाइल और या फिर हमारा लैपटॉप, ये रेडी होना चाहिए, ठीक है। उसमें होना चाहिए इंटरनेट का कनेक्शन, और बेसिकली ये हमको मिल ही जाता है आजकल, इंटरनेट इतना सस्ता है, मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए नर्वस सिस्टम का मुझे एक टॉपिक करना है। मैंने सोचा है कि आज मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस करना है। क्या करना है, माइस्थीनिया ग्रेविस का टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मान लीजिए माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ गुलेनबेरी सिंड्रोम हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ऐसे नर्वस सिस्टम के 3-4 जो टॉपिक्स हैं जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आज कंप्लीट करना है। कैसे करूंगा, मैंने सबसे पहले टॉपिक ले लिया माइस्थीनिया ग्रेविस, फटाफट मोबाइल में गए, यूट्यूब खोला और माइस्थीनिया ग्रेविस को वहां पे टाइप किया। टाइप करने के साथ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, वहां पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे माइस्थीनिया ग्रेविस पे। सबसे बेस्ट, या अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी चैनल को फॉलो करते हैं, या तो आप डायरेक्टली उस चैनल पे चले जाइए, नहीं तो देखिए सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं, ठीक है। तो और प्लस अपनी जो भाषा है, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें समझ में आता है, बेस्ट वीडियो को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ड्यूरेशन देख लिया कि भाई 1 घंटे में ये डिजीज को समझाया गया है। क्या करना है, ईयरफोन्स लेने हैं, ईयरफोन्स को कान में लगाना है, मोबाइल हमारे सामने, टेबल हमारे सामने, कॉपी हमारे सामने होनी चाहिए। कॉपी क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, वीडियो देखते देखते साथ में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यही नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जब हम आगे इसका रिवीजन करेंगे। बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, रिवीजन के समय ये नोट्स हमारे लिए बहुत ही इनफ होंगे। वीडियो बोलने का या वीडियो देखने का मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे, ये पहला स्टेप। यूट्यूब पे गए, या अगर आप लोगों ने किसी इंस्टीट्यूट का, आपने अगर कोई ले रखा है, कोई कोर्स आपने परचेज कर रखा है, तो आपको क्या करना है, वो जो वीडियो कोर्स है उसको ओपन कर लो। जिसने वीडियो कोर्स ओपन नहीं रखा है, वो लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे देखिए, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब क्या है, हर चीज का हल है। आपको कोई भी टॉपिक कहीं नहीं मिल रहा है, किसी किताब में नहीं मिल रहा ना, आप लोग यूट्यूब पे जाओ, बहुत लोगों ने उस पर काम कर रखा है। इसलिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आज तक कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया। मैंने जितनी प्रिपरेशन की है ना, केवल यूट्यूब से ही प्रिपरेशन की है। और कोरोना के बाद, कोविड के बाद, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम लोगों को नर्सिंग फील्ड के अंदर या और किसी भी फील्ड में मिला है, वो ये है, एजुकेशन घर बैठे हमको मिल रही है। किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब पे आजकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ी लहर, एक बहुत बड़ी फ्लड आ चुकी है। और उस फ्लड ने एक एडवांटेज क्या दिया है, हमको ऑफलाइन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हमको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, यहां मैंने क्या किया, वीडियो ओपन कर लिया, कॉपी मैंने ले ली, कॉपी के साथ मुझे 3-4 कलर्स के पेन लेने हैं, ठीक है। रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, ग्रीन ले लिया, और कोई भी कलर अपन ने ले लिया। ये कलर्स अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि हाईलाइट अपने को करना है, ठीक है। अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो पूरे नोट्स को भी नहीं कर रहे हैं, तो जो रेड कलर में जो मैंने लिख रखा है, तो मैं क्या करता हूं कि रेड कलर को मैं मानता हूं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मैं जानता हूँ एग्जाम में पूछी गई है, वो मैं रेड पेन से लिखता हूँ। उसके बाद ग्रीन पेन से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग मामला, थोड़ा सा हटके होगा। ब्लू से तो नॉर्मली हम नोट्स बनाते ही हैं, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है वो ब्लू पेन से रहता है। ये हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन से बनाएंगे इंपॉर्टेंट, रेड से बनाएंगे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो यहाँ पे स्केच पेन भी यूज ले सकते हैं। मैं इसके अलावा और क्या करता था, जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती थी मैं उसको एक अलग मार्जिन में बॉक्स के अंदर लिखता था, ताकि जैसे ही मैंने कॉपी खोली, कॉपी खोलने के साथ बॉक्सेस पे नजर गई और मैंने क्या कर लिया, उनको फटाफट रिव्यू कर लिया। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे। बहुत ये नोट्स प्रिपरेशन ही बेस्ट है। हाथ से लिखी हुई चीज हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक रिटेन रहती है, इसलिए हाथ से लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई है, वो स्क्रिप्ट अच्छे से याद रहेगी, या अगर आप प्रैक्टिकली उस मूवी को देखकर आए वो आपको अच्छे से याद रहेगा, तो नो डाउट सी बात है जो सेंस ऑर्गन आईज हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। इसलिए ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे लंबे टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है, हमने माइस्थीनिया ग्रेविस का वीडियो ओपन कर लिया, उस वीडियो को हमने ईयरफोन लगा के पूरा वीडियो देखा है। पूरे वीडियो के हमने साथ में क्या बनाया, नोट्स प्रिपेयर कर लिए। आधी से ज्यादा जो टॉपिक की तैयारी है वो यहाँ पर हो चुकी है। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में अर्ली मॉर्निंग में हमने क्या किया है, टॉपिक को इमेजिन किया है कि ये टॉपिक मुझे करना है, मैंने फोकस बना लिया, एम बना लिया, मैंने वीडियो उसका देखा, वीडियो देखने के साथ बहुत अच्छी तरीके से डीप नोट्स मैंने क्या कर लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस के कर लिए। उसके बाद अगला वीडियो मैंने गुलेनबेरी सिंड्रोम का खोला, उसके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक मैंने मेनिंजाइटिस खोला, उसके मैंने सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए। ऐसे मैंने 3 4 4 5 वीडियोस मैंने देख लिए, नोट्स प्रिपेयर कर लिए। तो अगर आप ऑन एन एवरेज एक वीडियो 1 घंटे का भी मान के चलते हैं, तो 5 टॉपिक्स आपके 5 घंटे के अंदर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जो आपने कभी टॉपिक को, जिसके बारे में अपने को एबीसीडी भी नहीं पता थी, अपने को बहुत अच्छा नॉलेज इन 5 घंटों के अंदर मिल चुका है। ये बात आप प्रैक्टिकली करेंगे तब मानेंगे आप इस बात को। ये हो गया। अब वीडियो के बाद 5 घंटे हो गए, दिन के 12 1 बज गए, लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद वापस जब पढ़ने बैठेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप क्या रहेगा, जो वीडियो हमने, जिस टॉपिक का वीडियो हमने देखा है, उसी को हमें किससे प्रिपेयर करना है, साउंडर्स की थ्योरी देख लेनी है। क्या देख लेनी है, साउंडर्स की थ्योरी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे, साउंडर्स थ्योरी ओपन करेंगे, एंक्लेक्स को ओपन करेंगे। यहां से इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, सुबह वीडियो देखा है, नोट्स बना लिए हैं, मैं क्या करूंगा, थॉरोली इसकी थ्योरी देखूंगा। और यहाँ पे चमत्कार ये देखने को मिलेगा कि जब आप साउंडर्स ओपन करोगे ना, वो आपको इतनी इजी लग रही होगी। आप लोग जैसे जैसे उसकी थ्योरी पढ़ोगे ना, आप पॉइंट्स को रिकलेक्ट करते जाओगे, रिकॉल करते जाओगे कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने वीडियो में देख लिया, ये इंपॉर्टेंट बात मेरे को वीडियो में पता चल चुकी है। वो साउंडर्स की जो थ्योरी है, जो आप शुरुआत में अगर साउंडर्स खोलोगे ना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और बेसिकली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको बहुत ही कम समझ में आती है, ये डाउट्स उनके रहते हैं। वीडियो देख लेने के बाद अच्छे से नोट्स, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया है, हमने ईयरफोन लगा के पढ़ाई की है। आसपास का वातावरण से हमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो देख लिया, थ्योरी बना ली, उसके बाद हमने क्या कर लिया, दोपहर के समय हमने इसके साउंडर्स को ओपन किया है और साउंडर्स की थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से हमने देख लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंडर्स के बिना नॉट सेट को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये बुक अपन अच्छी तरीके से रेफर कर लेंगे। ओके, ये डन। अब हमने क्या कर लिया भाई, इसमें भी मान लीजिए हमको 2 3 3 4 घंटे हमको लग गए, शाम हो गई। शाम का खाना खाने के बाद मान लीजिए आपने 6 7 बजे तक खाना खा लिया, 7 7:30 बजे के आसपास आप लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप। ये केवल 3 स्टेप की ही टेक्निक है, और ये टेक्निक अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंट फॉलो कर ली, कोई नहीं रोक पाएगा नर्सिंग ऑफिसर बनने से। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई भी बुक उठाइए जिसके अंदर क्या है, एमसीक्यूज है। क्या है, एमसीक्यूज है। ये कोई भी बुक हो सकती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग चल रहा है मामला, वो है एक तो टारगेट है, दूसरा ये है पीआर यादव। ये जो दोनों बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स में से
हमको एमसीक्यूज प्रिपेयर करने, दोनों बुक्स में से। मैं एक बुक नहीं कह रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये दोनों बुक हमको रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि बेस अगर आपको बनाना है किसी टॉपिक का, वो बेस आपको कहां से मिलेगा? वो बेस आपको पीआर यादव से मिलेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चंस घुमा फिरा के किस तरीके से बन सकते हैं, इमेजेस कहां से आ सकती है, कौन से पर्टिकुलर इमेज में हमें कौन सा साइन और सिम्टम देखने को मिलता है, या उस पर्टिकुलर डिजीज में से कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा? टारगेट हाई के अंदर आपको मिलेगा। तो हमको तो क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी जो नॉट सेट 21 हुआ था, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो हम जानते हैं इस एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे? बेसिक थे। क्या थे? सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन थे। यानी, और इसमें आपने ये भी नोट किया होगा कि इस नॉट सेट के रिजल्ट में जब आपने देखा तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो पिछले साल, पिछले नॉट सेट से भी कम थी। पिछले नॉट सेट में आई थिंक 93 94 पॉइंट समथिंग कुछ जनरल की कट ऑफ थी। इस बार 90 कट ऑफ गया था, 90 पॉइंट समथिंग जनरल का कट ऑफ गया था। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं बच्चों का बेस जो है वो क्लियर नहीं है, बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। और बेसिक के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितनी डिजीज को रट लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम एमसीक्यूज को क्यों ना रट लें, एमसीक्यूज सेम आते हैं, नो डाउट आते हैं, पर सारी के सारे सेम नहीं आएंगे। इस बार भी जो बेसिक आया था, एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर, मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी शिफ्ट हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक पर्सन का बीपी इतना है, एक पर्सन का रेस्पिरेशन इतना है, उसको पेन भी हो रहा है, 3-4 लाइनों का क्वेश्चन था। लास्ट लाइन उसकी लिखी हुई थी, फिफ्थ वाइटल साइन इज, ये क्वेश्चन था। और ऑप्शन में आंसर उसका क्या था? पेन। और ये ही क्वेश्चन जब मैंने बाकी बाद में ट्रेन में लोगों से डिस्कस किया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया ये क्वेश्चन था कहां पर, ये फिफ्थ वाइटल साइन कहां पूछा था? तो यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि बच्चे अक्सर क्वेश्चन की शुरुआत को पढ़ते हैं, उन्हें वो क्वेश्चन अगर टिपिकल दिखता है वो क्वेश्चन के एंड तक जाते ही नहीं है, और क्वेश्चन के एंड तक नहीं जाएंगे तो वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं, उसके ऑप्शंस को भी नहीं देखते। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन को एटलीस्ट आप पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन के बाद वो सिंगल लाइन का आंसर था, फिफ्थ वाइटल साइन क्या है भाई? पेन है। तो ये क्वेश्चन बच्चे स्किप करके आ गए। था ये बेसिक क्वेश्चन, कभी किसी ने उम्मीद की थी कि फिफ्थ वाइटल साइन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, पर ये पूछा गया। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन थे। और इस बार ट्रेंड भी ये देखने को मिला था कि एक दो क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए थे, हूबहू रिपीट हुए थे सेम क्वेश्चंस। इसमें भी एम्स क्या चाहता है, एम्स जो पेपर मेकर है वो क्या चाहता है, वो ये चेक करना चाहता है कि जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, जो एस्पिरेंट, जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, उसका बेस कितना क्लियर है। क्योंकि अगर बेस क्लियर होगा तो वो दोनों क्वेश्चंस के अंदर सेम आंसर को करेक्ट टिक करके आएगा। और अगर उसका बेस क्लियर नहीं है, उस क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है, तो एक क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन होगा और दूसरे क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन वो सेलेक्ट कर कर आएगा, है ना। तो ये हो सकता है, देखिए आने वाले टाइम में ये ट्रेंड हो सकता है, ये काम, ये जो मामला है ट्रेंडिंग हो सकता है। यानी आपको देखने को मिल सकते हैं सेम हूबहू क्वेश्चंस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका बेस क्लियर है, वो तो दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर बाजी मारेगा। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक क्वेश्चन क्या पता बाय लक, तुक्के के अंदर वो सही हो जाए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। तो हमें किस पे काम करना है? बेसिक पे काम करना है। किस पे काम करना है? बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिक, बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो पीआर यादव यहाँ पे आपकी हेल्प करती है क्या? बिल्डअप करने में, आपका बेस बनाने में, आपका बेसिक क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है ये किताब। बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आप इसकी एमसीक्यू और थ्योरी, अगर आप लोगों की थ्योरी कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में वीक है ना, आप किसकी थ्योरी उठाओ? पीआर यादव की थ्योरी उठाओ। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पॉइंट वाइज और इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज वहां पर मेंशन है। ठीक है। उसके बाद जब अपना बेस पूरी तरीके से क्लियर है ना, हमने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, हमने साउंडर्स को, थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और हमने पीआर यादव के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं निकाल लिए हैं, तब मैं आपको चाहूंगा, एडवाइस करूंगा, आप कहां जाए? दूसरा जो ऑप्शन है वो फिर आप जाएंगे टारगेट हाई पर, क्योंकि टारगेट हाई में अराउंड 10 to 15,000 क्या है? एमसीक्यूज है।
एमसीक्यू सॉल्व करने का मजा ही तब आता है जब अपनी थ्योरी बहुत अच्छी हो। बच्चों के, लोगों के कहे कहे हम लोग डायरेक्ट टारगेट हाई को उठा लेंगे ना, तो इसका नाम भले टारगेट हाई है पर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे जैसे आगे एडवांस करेंगे ना एमसीक्यूज के साथ, हम जैसे जैसे एमसीक्यूज को करेक्ट आंसर अगर नहीं कर पाएंगे, हमारा मोटिवेशन क्या हो जाएगा, लो डाउन हो जाएगा। तो अगर हमारी थ्योरी अच्छी है ना, तो आपको ये टारगेट हाई इतनी इजी लगेगी और मतलब आप इसको बहुत कम टाइम के अंदर आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पर ये होगा कब, जब ये 3 मेथड हम लोग अपना लेते हैं। आप करके देखिए, आप करके देखिए, आप मेरी बात एक बार मान के देखिए। अगर डे फर्स्ट से आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, रात को सोने से पहले अगर आपको ये ना लगे कि हाँ यार आज मैंने कुछ पढ़ा है, आज मैंने कुछ टॉपिक्स कर लिए, तो आप सब लोग अनसब्सक्राइब कर देना। आप मेरी बात को कभी सुनना ही मत, कभी मानना ही मत। पर अगर ये मामला आपको थोड़ा सा भी टच करता है, आपको लगता है कि नहीं मैंने जो बात बोली है वो बात सही है और कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज लेवल के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने चाहिए, सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होनी चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों की इस टारगेट जो नॉट सेट 22 का जो जर्नी है उसमें बहुत हद तक मैं आपकी हेल्प करूंगा, बहुत हद तक मैं आपकी मदद करूंगा। हम सब लोग मिलकर इस नॉट को क्रैक करेंगे। सबकी ख्वाहिश देखो, आज हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब लोग चाहते हैं, उन्होंने 3 लाख 2 लाख लगाए हैं हमारे कोर्स के ऊपर, तो वापस हमारा भी फर्ज बनता है हम लोग उनको दोबारा कुछ दें। वो तभी होगा जब ये 4-5 महीने हम लोग अच्छी तरीके से संघर्ष कर लेंगे, है ना। आप लोग इस बात से बिल्कुल अग्री करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं अग्री करते हैं, और अग्री करेंगे तो आप लोग इस बात को मानेंगे जरूर। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉर्निंग उठने के साथ टॉपिक हमने देख लिया, ठीक है। टॉपिक के बाद वीडियो, वीडियो के बाद साउंडर्स, और साउंडर्स के बाद शाम को हम लगाएंगे एमसीक्यूज। अब ये हो गया एक दिन का। नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर हमने सोचा कि हमको ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करोगे। कौन से? प्रीवियस डे वाले। यानी अगले दिन अगर मैं, मान लीजिए मैंने 1-2 दिन के अंदर अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया, मैं अब जीआई शुरू कर रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा, अपने शुरू करने से पहले नर्वस के सारे नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, हम भूलने की जो हमारी टेंडेंसी होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और जिसमें हमको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, केवल अपने नोट्स से अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और ये आपके बहुत लंबे टाइम तक रिटेंशन रहेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने जीआई कंप्लीट कर लिया, अब आप मान लीजिए आप एंडोक्राइन पे अगर जा रहे हैं, तब आप क्या करोगे, एंडोक्राइन स्टार्ट करने से पहले एक बार नर्वस का रिवीजन कर लो, नर्वस के रिवीजन के बाद जीआई का रिवीजन कर लो, और उसके बाद आप लोग क्या कर लो, एंडोक्राइन को स्टार्ट कर लो। तो ऐसे हर दूसरे सिस्टम पे जाने से पहले हम लोग पहला वाला मामला रिवाइज करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारी हो जाएगी। और ये ही तैयारी मैक्सिमम बच्चों को बाकी बच्चों से क्या करती है, अलग करती है। हम लोगों ने उसका वीडियो भी देख लिया है, क्योंकि वीडियो में क्या है, बेसिकली हम लोग अगर एक अच्छा वीडियो देख लेते हैं ना, अगर हम सबसे पहले थ्योरी जाएंगे किताब में, तो हमको अलग अलग जगहों से, क्योंकि एक ही बुक के अंदर सारा मैटर मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर एक ही वीडियो में आपको सारा मैटर मिल जाए ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हो गया है, मतलब बच्चों के बीच में नहीं, इंस्टीट्यूट्स के बीच में, कि वो लोग अपना बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं, और जो बेस्ट डिलीवर करना चाहेगा वो आप लोगों को अपना बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो अगर आपने एक बेस्ट वीडियो देख लिया है, आपको एक बेस्ट कंटेंट मिल गया है, यहां से आपको मिल गया बहुत अच्छा कंटेंट, यहां से आपको क्या मिल गया, बहुत अच्छा कंटेंट। यानी यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि भाई एग्जाम में पूछे जाने वाली मेन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा, हम लोग फालतू की थ्योरी को पढ़ने से बचेंगे। ये हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो गया, कंटेंट के बाद हमारी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी मैक्सिमम वेटेज रखती है किसी भी एग्जाम के अंदर। उसके बाद प्रैक्टिकल की अगर बात करें, तो वो तो आपके नॉर्मली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आईएम इंजेक्शन, जैसे कि पिछले नॉर्थ सेट में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, आईएम इंजेक्शन की साइट का जो क्वेश्चन था उसको सिर्फ घुमा फिराकर पूछा गया था 2 अलग अलग तरीकों से। तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप है कि हाँ यार आईएम इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, तो अब चाहे आप वो कोई भी इंजेक्शन दे रहे हो, आईएम का कोई भी इंजेक्शन होगा, आप उसी तरीके से उसको दोगे।
ये कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी कर पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंटेंट अच्छा कर लिया, उसके बाद हमारी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से हो गई, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने ना करते हुए भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के 3 से 4 हजार अगर मैंने क्या कर लिए हैं, दोनों PR यादव और टारगेट हाई मिला के MCQs निकाल लिए, तो बताओ क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहां से निकल के आएगा क्वेश्चन? कोई बचता ही नहीं है, जगह ही नहीं बचेगी जहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा, चाहे कितना भी घुमा लो, कितना भी। अब मान लो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो प्राइमरी या क्लासिक साइन और सिम्टम देखने को मिलता है वो आपको मिलता है टॉसिस। क्या मिलता है? टॉसिस आपको देखने को मिलता है। टॉसिस यानी ड्रूपिंग आईलिड, ठीक है ना, ये जो आंख इस तरीके से बंद होती है, इसको ड्रूपिंग आईलिड को क्या बोला जाता है? टॉसिस बोला जाता है। हमको पता है कि यार ये साइन और सिम्टम माइस्थीनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी घुमा लिया जाए, चाहे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए माइस्थीनिया ग्रेविस में क्लासिक साइन क्या है, आप बोलोगे टॉसिस। पेशेंट आया है कोई जिसकी ड्रूपिंग आईलिड देखने को मिल रही है, आप क्या अंदाजा लगा सकते हो? ऑप्शन में माइस्थीनिया ग्रेविस है तो आप वो कर सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ जाएगा और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में टॉसिस देखने को मिलता है या माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर होंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्सेप्ट, ये गलती मेरे से भी बहुत बार होती है, सबसे होती है। एक्सेप्ट वाला टर्म कई बार हम लोगों से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है वो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करना है? देखो ये जो मेथड है ना, ये गोल्डन रूल है। ये क्या है? गोल्डन रूल है। अब इससे मुझे एक बात और याद आई, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हम जब भी एंक्लिक्स को अगर खोलते हैं ना, तो हमने मान लीजिए नर्वस सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। जीआई पढ़ना है, जीआई पढ़ लिया, ठीक है। एंडोक्राइन करना है, एंडोक्राइन पढ़ लिया, ठीक है। पर यहां पर इस एंक्लिक्स का प्रॉपर यूज तो हम जानते ही नहीं। प्रॉपर यूज कैसे? कि इसके जो शुरुआती कुछ यूनिट्स हैं और एंड वाले जो कुछ यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं। प्लस उसके अंदर कुछ ऐसे तरीके भी दे रखे हैं कि हम लोग किस तरीके से राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स वहां पे दे रखे हैं कि भाई अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिले तो आप उन वर्ड्स से आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब बहुत अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ये वाला टॉपिक भी आप लोगों के सामने ला सकता हूँ कि एक क्वेश्चन पढ़ के राइट ऑप्शन पे कैसे जाना है, उसकी भी पर्टिकुलर सीरीज होती है। अगर हम वो सीरीज को फॉलो करेंगे ना तो राइट ऑप्शन पे जाना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपका एक आंसर जो आपने पढ़ रखा है अगर उस क्वेश्चन को, तो आंसर कहां पे क्लिक होगा? माइंड में क्लिक होगा। कहां क्लिक होगा? माइंड में क्लिक हुआ। माइंड में क्लिक होने के साथ आप सबसे पहले वो ऑप्शन देख लो कि क्या जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आपका जो आंसर क्लिक हुआ है वो है भाई सी ऑप्शन वही है जो मेरे माइंड के अंदर क्या हुआ है, क्लिक हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है यार मैंने जो सोचा वो आंसर मुझे देखने को मिल गया और मैंने फटाफट टिक किया, सीधा अगले क्वेश्चन पे गए। ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। करना क्या है, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा है। मेरे माइंड में जो आंसर क्लिक किया वो इस 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन के अंदर वो आंसर अवेलेबल है। मैं इसको टिक करके आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बाकी दोनों ऑप्शंस को भी देखूंगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी मैं देखूंगा और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। कैसे एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आंसर मैंने सोचा है या जो आंसर उस क्वेश्चन के क्लोजली रिलेटेड है वो आंसर तो उसमें होता ही होता है, पर उससे और बेस्ट वाला जो आंसर है वो भी किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर होता है। हम लोग बस हमने जो सोचा वो टिक करके आ गए, सोचते हैं कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो 100% सही करके आया हूँ, जब रिजल्ट आता है तो हम क्वालिफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई मैंने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना मैं भूल गया,
मैंने एलिमिनेट नहीं किया, मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है और ये ऑप्शन भी इससे रिलेटेड नहीं है, तब जाके 100% ये आंसर क्या होगा, मेरा करेक्ट होगा। और इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यानी ये आपके एलिमिनेशन मेथड दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो ये फर्स्ट तरीका हो गया कि आपको आंसर क्लिक किया, आपने देखा हाँ वो ऑप्शन अवेलेबल है, पर आपने तीनों ऑप्शन देखे और आपने उनको क्या किया है, एलिमिनेट करके आए हो। ये हो गया पहला तरीका इसको यूज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको नहीं पता या आप उसके आंसर में क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, राइट आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हो, क्या करो, एलिमिनेट करना शुरू करो। एलिमिनेट कैसा करोगे कि भाई हमने ऑप्शन पढ़ लिया, दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बी और एक सी। तो पहले ए ऑप्शन को मैं देखूंगा, ए ऑप्शन का मैंने देखा कि हाँ यार ये कहीं भी इसी से इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता, उस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, उस ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया। बी पे मैं गया, डी में भी देखा कि ये बिल्कुल भी इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे और दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो रिलेट करेंगे। उनमें भी ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन आपको दे रखा है हाइपरटेंशन, क्या दे रखा है, हाइपरटेंशन। ये पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में आपसे पेशेंट की कंडीशन पूछ ली कि इसमें क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा, एक है हाइपरटेंशन और एक है हाइपोटेंशन। एक हाइपरटेंशन है और एक क्या है, हाइपोटेंशन। तो हमने ए और डी को तो क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन अक्सर जो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले जो ऑप्शन होते हैं इनमें से ही आंसर होता है। एक आपसे पूछ रहा है हाइपर, एक आपसे पूछ रहा है हाइपो, ये दोनों ही अपोजिट टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों ही अपोजिट कंडीशन है, एक में बीपी हाई हो रहा है, एक में बीपी लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आंसर इन दोनों ऑप्शन में से ही, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से ही रहेगा। क्योंकि यहाँ आके हम अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि यार इस कंडीशन में हाइपरटेंशन होगा या हाइपोटेंशन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन यही इन दोनों में से रहता है। फिर हमको कुछ और कॉन्सेप्ट लगाकर सही आंसर पे आना पड़ेगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को यूज करना है। और फिर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो एंड के शुरुआती कुछ यूनिट है और एंड वाले कुछ यूनिट्स हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फेमस क्वेश्चन जो पहले कभी मतलब पूछा जा सकता है, आज भी पूछा जा सकता है, बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं, तो वो आपको वहां देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी आईसीयू यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं और वहां पे अचानक से आग लग गई। क्या हो गया, आग लग गई। आग लग गई तो इस सीन में आप लोग क्या करेंगे, भाई हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखेंगे कि पहली बात तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे अलार्म बजाएंगे। क्या बजाएंगे, हम वहां पर फायर अलार्म बजाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि भाई हम ऑक्सीजन जो सोर्स है उस ऑक्सीजन के सोर्स को ढूंढेंगे और ऑक्सीजन के सोर्स को हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि भाई हम सबसे पहले या तो क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्क्यू करेंगे। क्या करेंगे, पेशेंट रेस्क्यू करेंगे। या चौथा ऑप्शन दे रखा है कि हम फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे। क्या करेंगे, फायर को एक्सटिंग्विश यानी फायर को बुझाने की कोशिश हम करेंगे। अब इनमें से कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन हमको क्या लगते हैं, सही लगते हैं कि यार आग लगी है, अलार्म बजा देता हूँ, आसपास के लोगों को भी क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे आग लगी है, अपने आप को बचाओ। ठीक है। दूसरा, यार आग लगी है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आग को फैलाने में हेल्प करेगी, फटाफट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सोर्स को ढूंढेंगे और ऑक्सीजन के सोर्स को हम बंद कर देंगे। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, पेशेंट को रेस्क्यू करते हैं, यार सब चीजें छोड़ के पहले क्या करता हूँ, पेशेंट को बचाता हूँ। ये भी हो सकता है। और लास्ट कह रहा है एक्सटिंग्विश, यार फायर बढ़े नहीं उससे पहले क्या करते हैं, फायर को बुझाता हूँ, फायर को एक्सटिंग्विश करता हूँ, बुझा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। अब हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि आंसर करेक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो शुरुआत वाले चैप्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें ये सारी टेक्निक्स दे रखी है कि फायर वाले सीन में हम एक न्यूमोनिक यूज करते हैं और वो न्यूमोनिक क्या होता है, वो न्यूमोनिक होता है आपका रेस न्यूमोनिक। क्या होता है, रेस। रेस कब यूज लिया जाता है, जब फायर का इंसिडेंट है, जब फायर का इवेंट है, आप लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फायर अगर वहां पे लग गई है, आग लग गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो ये रेस न्यूमोनिक आप यूज करोगे। रेस में सबसे पहले आर का मतलब क्या है, आपको पेशेंट को रेस्क्यू करना है। क्या करना है, पेशेंट का रेस्क्यू आप सबसे पहले करेंगे। उसके बाद ए से यानी आप अलार्म अलर्ट करेंगे। क्या करेंगे, अलार्म लगाएंगे। तीसरा, आप कट डाउन करेंगे ऑक्सीजन के सप्लाई को या कन्फाइन करेंगे आग को। आग को कन्फाइन करने की यानी लिमिटेड करने की आप कोशिश करेंगे। और ई का मतलब है कि आप फायर को क्या करेंगे, एक्सटिंग्विश करेंगे।
तो जहां पे मुझे लग रहा था एक्सटिंग्विश भी करना इंपॉर्टेंट है, अलार्म करना भी इंपॉर्टेंट है, O2 सोर्स को बंद करना भी जरूरी है, वहां पे सबसे सही आंसर क्या था? पेशेंट का रेस्क्यू करना इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? ये आप लोगों को एनक्लेक्स का जो शुरुआती के कुछ चैप्टर्स हैं और एंड के जो कुछ चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, ये पढ़ना बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरी राय यही है कि साउंडर्स को बहुत अच्छी तरीके से थॉरो करना ही एक गोल्डन रूल है, किसके लिए? नॉर्सेट जैसे एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आज मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाया हूं, एक दिशा दे पाया हूं, एक डायरेक्शन दे पाया हूं कि किस डायरेक्शन में हम लोगों को अपने कदम बढ़ाने हैं, ताकि सफलता को बहुत जल्दी पा लिया जाए, अचीव कर लिया जाए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग जो कंसिस्टेंसी का वादा आप लोगों ने किया है, उस वादे को आप लोग पूरा करेंगे और आज से ही इस बात पे अमल करना शुरू करेंगे। आज से ही हम सुबह उठने के साथ माइंड मेकअप कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक मुझे रात को सोने से पहले करना है। फटाफट उसका वीडियो हम सर्च करेंगे, वीडियो को हम देखेंगे, वीडियो के साथ साथ अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद हम दोपहर में निकाल लेंगे साउंडर्स, एंक्लेक्स निकालनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक के रात को एमसीक्यूज निकाल लेंगे। रात को सोने से पहले एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोएंगे कि आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके सो रहा हूं। तो ऑल दी बेस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, आप लोगों के हित में बनाया जाएगा। थैंक यू।